भाई प्रधानमंत्री आवास में हर जगह हजारों करोड़ का घोटाला हुआ। डायरेक्ट बेनिफिट में कंपनियां खा गई, डायरेक्ट बेनिफिट हजारों करोड़ रुपए। आपको पता है कि प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया। हम 2 जन हैं यहाँ बैठे हुए, 80 करोड़ का मतलब होता है आधे लोग। आपको मिला मुफ्त का अनाज या मुझे तो नहीं मिला? नहीं, मुझे आपको भी मिला नहीं है? मिला। नहीं, तो बिल्कुल नहीं किसको मिला। मिला? हम हाँ, कल करीबन एक रूम में डिस्कशन करते हुए 40-50 लोग बैठे थे, मतलब कितने लोगों को मिला है अनाज? एक ने भी हाथ खड़ा नहीं किया। तो ये 80 करोड़ जो लोगों को ये दिया है, मुफ्त अनाज दिया है, ये कितना बड़ा कॉन्स्पिरेसी है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज मंडे है और बहुत ही अहम इश्यूज हैं जिस पर हम नागपुर से अविनाश काकड़े जी से हमें बात करनी है। काकड़े जी गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं और बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं, खासतौर पर माइनॉरिटी इश्यूज पर, दलितों पर, उन पर बहुत खास नजर रहती है। उसके अलावा भी जो राष्ट्रीय इशू हैं उस पर बहुत ही बेबाक अंदाज में बोलते हैं। आज जिन इश्यूज पर हम बात करेंगे वो एक तो मोदी जी ने जर्मनी में जाकर के जो भारतीय लोग वहां रहते हैं उनके सामने एक तकरीर की है। उसमें उन्होंने कहा है कि हमें भारत की डेमोक्रेसी पर फख्र है और डेमोक्रेसी की मदर ऑफ डेमोक्रेसी बता दिया। और उसके अलावा साथ साथ कांग्रेस को कोसने से भी वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने इमरजेंसी की याद दिलाई और ये कहा कि उस वक्त कुचलने की कोशिश की गई थी डेमोक्रेसी को। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र में क्या कुछ हो रहा है, महाराष्ट्र में सरकार बचेगी नहीं बचेगी, ये एक बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल यहां हर दूसरे तीसरे दिन पैदा होता है, ये भी एक बहुत ही दिलचस्प बात है। अब सुप्रीम कोर्ट में उसके फैसला होना है कि जो एकनाथ शिंदे हैं उनकी तरफ से एक पटिशन है और 15 उन एमएलएस की तरफ से पटिशन है जिनको नोटिस भेजा गया है शिवसेना की तरफ से। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा यूपी और पंजाब में 3 लोकसभा सीटों में 2 समाजवादी पार्टी से और 1 आम आदमी पार्टी से एक तरह से बीजेपी ने छीन ली हैं। ऐसे हालात में जबकि हर तरफ बीजेपी से नाराजगी की बातें हो रही हैं, किसान, जवान और माइनॉरिटीज, दलित और सब तरफ नाराजगी की बात है, इसके बीच में ये कैसे इलेक्शन भी जीत रहे हैं, इस पर बात करेंगे। अविनाश काकड़ा जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि मोदी जी का जो बयान है जर्मनी में जो दिया है उस पर आपका क्या कहना है? क्या कुछ है? क्या वाकई डेमोक्रेसी इस वक्त जिस हालत में है उस पर फख्र किया जा सकता है? देखो, मोदी जी जो तो बयान देते हैं उसका हम क्या बोल सकते हैं, वो मोदी जी जवाब दे। क्योंकि मोदी जी के भक्तों ने, राहुल गांधी अपने मित्रों से मिलने गए थे लंदन के अपनी यूनिवर्सिटी में, तो बोला था ये देश की बदनामी करने बाहर जाते हैं, देश के बारे में उल्टा सीधा बोल के आते हैं, इनकी देशभक्ति के बारे में शंका है। और मोदी तो बड़े देशभक्त हैं और मोदी जाके वहाँ इमरजेंसी की याद दिलाते, ये तो देश का गौरव है ना, ये तो देश का गौरव है। सम्मान किया है मोदी जी ने और मोदी जी सम्मान करने बार बार जाते हैं। जब भी बाहर जाते हैं, यहाँ की पार्टियां, यहाँ की डेमोक्रेसी, यहाँ की सारी बातें, इनको ये जो नारंगी है, नागपुरी, ये कच्चेधारी, इनकी जो जो बातें हैं जिसके वर्ल्ड रिपोर्ट आ रहे, सब वर्ल्ड के रिपोर्ट आ रहे कि हमारे यहाँ गैर बराबरी हो गई है, गैर समानता हो गई है, यानी जो माइनॉरिटीज के लोग हैं या अल्पसंख्यक जितने भी लोग हैं उन पे सब पे डिस्पैरिटी के आरोप लग रहे हैं सरकारों पर और यहाँ के इस पर कि इनके ऊपर आक्रमण हो रहे, हल्ले हो रहे। इसके बारे में कुछ नहीं है। उनको बाहर की रिपोर्ट कोई भी हो, जब उनके फेवर में आती है बाहर की रिपोर्ट, तो इनको उसको गौरवान्वित करने में और पूरा फैलाने में, सोशल मीडिया पर फैलाने में इनको कोई ऐतराज नहीं है। मगर विरोध में जैसा ही आता तो ये तुरंत, पिछले एपिसोड में मैं कह चुका हूँ, सारी रिपोर्टों का मैंने बयान आपको दिया था कि कैसे कैसे रिपोर्टें आई है। भूख के बारे में क्या रिपोर्ट आई है, डेमोक्रेसी के बारे में क्या रिपोर्ट आई है। डेमोक्रेसी के बारे में बोला ये ऑटोक्रेसी हो गई है। देखो,
ये डेमोक्रेसी, मेरिटोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी और ऑटोक्रेसी, ये 4 रूप अभी तक प्रकट हुए। डेमोक्रेसी के अंतर्गत ये 4 रूप हुए। डेमोक्रेसी का मतलब है लोकतंत्र, आम लोकतंत्र, जो जनता चाहती है वो लोकतंत्र। मेरिटोक्रेसी का मतलब आपने देखा होगा कि इनका आंदोलन ही चलता है। मेरिट मेरिट को मैंने दबाया नहीं जा सकता, मेरिट को दबाना नहीं चाहिए, मेरिट के लोगों को ये मिलना चाहिए, प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि आरक्षण वाले सब मेरिट खा जाते हैं। ये मेरिटोक्रेसी है कि वो मेरिट में है तो उसको दिया जाए। दूसरा है अरिस्टोक्रेसी, जो अरिस्टोक्रेट लोग है, मतलब उच्च भ्रू लोग है, उच्च समाज के लोग है, जो उच्च किसी भी धोखेधड़ी से भी हो गए होंगे तो अरिस्टोक्रेसी में आ गया, और अरिस्टोक्रेसी के हाथ में सत्ता होनी चाहिए। ये ऑटोक्रेसी, ये इसके भी पार वाली स्थिति आ गई है। वो तो 17 महीने का था और उन्होंने प्रयास किया था, कुचलने का प्रयास किया था, ऐसा मोदी जी कहते। इन्होंने तो कुचल डाला सर, सारा का सारा कुचल डाला हमारे देश में। अब जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, डेमोक्रेटिक बात है, वो नहीं चलती है। आपने महाराष्ट्र में देखा होगा, उसके बारे में डिटेल में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। मगर ये जिस तरीके से अभी इन्होंने व्याख्या शुरू कर दी है, व्याख्या अलग अलग चीजों से व्याख्या बोलते हैं कि इन्होंने कभी बोला था गांधी डरपोक थे। ये तो बहादुर लोग है सर, ये बहुत बहादुर है। हमारे यहाँ डरपोक और बहादुर की व्याख्या बदलनी पड़ेगी, आपको डिक्शनरी में बदलना पड़ेगा। ये डरपोक उसको बोलना पड़ेगा कि जो लाठी लेके अपनी नौखाली में जाता है, किसी भी दंगे में जाता है और हिंदू मुसलमानों के बीच में बैठ जाता है बिना शस्त्र लिए, वो डरपोक है। और ऐसा आदमी बहुत बहादुर है जो पार्लियामेंट में शारीरिक सुरक्षा होने के बाद रोता है, जान की भीख मांगता है, वो बहादुर है। इनके जितने डर के रोते हैं, जितने पुलिया पे खड़े होने के बाद में इनको लगता है कि मेरी जान को खतरा है, ये सारे बहादुर लोग हैं। ये सब 56 इंची वाले हैं और ये आंख में आंख डाल के दूसरे को डराने के काबिल है। गांधी तो नहीं थे ना सर। ये इनकी व्याख्याएं जो है, ये नागपुरी संतरियों की जो व्याख्या है, नागपुरी नारंगी कच्चेधारियों की जो व्याख्या है, ये गजब की व्याख्या है समाज में। और ये ऐसी ही व्याख्या समाज में फैला के ये जितनी तरीके से इस समाज को तोड़ सकते हैं, देश को तोड़ सकते हैं, वो सारे काम कर रहे हैं। अच्छा, व्याख्या बदलने की बात आपने की। एक चीज मुझे साथ साथ याद आ गई कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों 2002 के बारे में जो फैसला लिया, उसके बाद गुजरात की पुलिस ने श्री कुमार, तीस्ता सीतलवाड़ और संजीव भट्ट, इन लोगों के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी का मुकदमा और गिरफ्तारियां शुरू हो गई। तो ये बिल्कुल एक तरह से रिवर्स काम किया जा रहा है। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने मदद की है? मैं ये देख रहा हूं कि कोर्ट में भी जाने से लोग डरे, कोर्ट में भी न्याय न मांग सके, न्याय मांगने के लिए जा न सके। इतना भय समाज में पैदा करने का जो तरीका है वो ये तरीका है, क्योंकि इधर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, उधर जाके तुरंत 4 घंटे के अंदर तीस्ता सेटलवार और उनको उठाया जाता है। और क्या है, कोर्ट ऐसे कई निर्णय आ जाते हैं, कोर्ट में ऐसे कई निर्णय आ गए कि जिसमें समझ में आ गया कि जानबूझ के ये किया गया है। कोर्ट के निर्णय मतलब कोई भगवान का निर्णय तो है नहीं। कोर्ट के निर्णय को रीओपन भी किया जा सकता है, देखा जाता है। और कोर्ट किस तरीके से निर्णय दे रहे, कोर्ट किस तरीके से निर्णय को अपने अंजाम तक पहुंचा रहे, वो आपको समझना पड़ेगा। कोर्ट के ऊपर भी सवाल है, संभलना पड़ेगा, कोर्ट को भी संभलना पड़ेगा कि आपके ऊपर भी सवाल उठने शुरू हो गए। जो लोग यानी ब्लाइंड होके आपसे न्याय मांगते थे, जो लोग आपके पास में आके न्याय का कहते थे कि भाई कहीं से नहीं होगा तो कोर्ट से न्याय मिलेगा, अब उस पे भी बहुत बड़ा सवाल है। अब जो ये सवाल की बात है, अब आज ही महाराष्ट्र की सरकार क्या होगा क्या नहीं होगा, तकरीबन उस पर एक बहुत ही अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। क्या अगर जिस तरह से आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के या अदालतों के रोल पर भी एक बड़ा सवाल है, क्या अदालतें एक पॉलिटिकल एजेंडे को पूरा कराने में मददगार साबित हैं या वो फैसले ठीक कर रही हैं, इंसाफ कर रही हैं? देखो, इस बारे में क्लियर मैंडेट है, क्लियर है, एकदम क्लियर है। और नेहरू जी के जमाने से लेके तो सोमनाथ दादा के जमाने तक, नेहरू जी ने जब डायरेक्शन दिया था विधानसभा के, मैंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा को कि आप ऐसा रेजोल्यूशन पास करके हमें भेजिए,
और वहां के सीएम ने विरोध किया था, गोविंद वल्लभ जी ने विरोध किया था। वो हाईकोर्ट में गया मामला, और हाईकोर्ट ने बोला कि आप उसके बॉस नहीं हो। लोकसभा या प्रधानमंत्री विधानसभा का बॉस नहीं हो सकता, वो उनको डिक्टेट नहीं कर सकता। उसके बाद में सोमनाथ दादा के विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने एक स्ट्रक्चर पास किया था। उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह है, मैं अपने जगह हूं, आप मेरे बॉस नहीं हो, मैं आपका बॉस नहीं हूं। हम दोनों को एक दूसरे के चेक बैलेंस है, और चेक बैलेंस में जो नियम कहता है, जो संविधान कहता है, उसके अनुसार पूरे निर्णय करने का मुझे अधिकार है। वही अधिकार कर्नाटक के इसमें भी दिखाई दिया, वही अधिकार आपको गोवा के इसमें भी दिखाई दिया, और हर इसमें वो अधिकार दिखाई दिया। सवाल यह है कि कोई वकील एक तो झूठ बोल के बरगलाता है, या नेता उतावलेपन में जाके सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं। मेरे हिसाब से सेट प्रिंसिपल के अनुसार निर्णय यही आना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का कि भाई आप जाके हाउस के फ्लोर पर, मतलब विधानसभा के फ्लोर पर आपका बहुमत अल्पमत डिसाइड कीजिए। आपको अगर उनके ऊपर अविश्वास लाना है तो वहां डिसाइड कीजिए। आपको अगर अपने ऊपर ये जो विरोध का, और इन्होंने जो नोटिस दिया शिवसेना ने आपको बंडखोरी का, वो अगर आपको नहीं लगता है कि सही है, तो आप वहां जाके सेट कीजिए, आपके विधानसभा अध्यक्ष के साथ में जाके वो उस पर चर्चा कीजिए, अपनी बातें वहां रखिए। क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष को जुडिशियली पावर भी है, और वो जुडिशियली पावर अपने हाउस चलाने के पावर है। हाउस में कौन बैठे, कैसा बैठे, ये डिसाइड सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं कर सकता। ये डिसाइड विधानसभा अध्यक्ष करेगा, और विधानसभा अध्यक्ष को ये अधिकार है। वो विधानसभा अध्यक्ष अगर कुछ संविधान के विरोध में करते हैं, संवैधानिक अधिकारों के विरोध में करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकते हैं। उसके पहले सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकते। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट अगर न्याय के साथ है। काकड़े जी, आपने चेक एंड बैलेंस की बात कही। डेमोक्रेसी में ये बात तो अपनी जगह सही है, ये हमने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है। अब हमें क्या कुछ देखना पड़ रहा है, ये एक अलग एक चीज है कि डेमोक्रेसी के 4 सतून होते हैं, पिलर्स होते हैं, जिसमें विधायिका और अदालतें और एग्जीक्यूटिव और कार्यपालिका, और उसके बाद मीडिया। अब शायद आपको याद हो, अभी तकरीबन 1-1.5 महीने पहले हमारे लॉ मिनिस्टर ने, किरण रिजिजू जी ने, गुजरात में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी मौजूद थे। उन्होंने ये कहा था कि मीडिया को तो उन्होंने माइनस कर दिया, सिर्फ 3 पाए बचे, पिलर्स बचे, और उनके लिए वो उन्होंने कहा कि हमें टीम वर्क के तौर पर काम करना चाहिए। तो उस टीम वर्क की बात जो कही गई हमारे कानून मंत्री के जरिए, कानून मंत्री का मतलब देश का कानून चलाने वाले, अदालतों में पोस्टिंग करने वाले, अदालतों के जजों के नाम रोकने वाले और भेजने वाले, उस शख्स ने जब ये कहा कि टीम वर्क से काम किया जाए, तो उस तानाशाही वाली बात को उससे सपोर्ट नहीं मिलता। फिर चेक एंड बैलेंस कहां रह गया? मैं आपको एक बात बता देता हूं कि वो कैसे नियुक्त होते हैं, कौन नियुक्त करता है, किस तरीके से नियुक्त होता है। भाई, माँ बाप बेटे को पैदा करते हैं, मगर बेटे का अपना प्रेरोगेटिव होता है ना, वो कैसे रहे। आप ये नहीं बोल सकते कि चोर माँ बाप के बेटे चोर ही होंगे, या साधु माँ बाप के बेटे जो होगा वो साधु बनेगा, ये नहीं बोल सकते आप। वो ठीक है, कैसे अपॉइंट होता है, किस तरीके से अपॉइंट होता है, मगर उस चेयर पर जब बैठता है वो, तो उसके सामने प्रायोरिटी ये होती है कि मैं न्याय कर सकूं, सबको समान नजरों से देख सकूं। अब वो देखते हैं कि नहीं देखते हैं, वो उनकी हीनता और उनकी उच्चता में निहित है। भाई, राम शास्त्री प्रभु ने का हमारे यहाँ का जो जजमेंट है, जो पेशवा काल में हुआ था, कि उसने पेशवा को भी पनिशमेंट दिया था। आप समझ नहीं सकते कि उस वक्त की जो राजशाही थी, वो राजशाही में किसी राजा को पनिशमेंट देने की बात कोई जज करता था, ये भी बात होती थी। जजों के बारे में ऐसा रैंडम नहीं आप बोल सकते कि ये जज इसी तरीके से बिहेव करेंगे या नहीं करेंगे। देखते हैं, आज का ही है, उसमें कोर्ट में केस है, और कोर्ट में जाने के बाद समझ में आ जाएगा। मगर मैं आपको बता देता हूं कि 99% ये रिजेक्ट होगा, और इनको डायरेक्शन मिलेंगे कि आप जाके विधानसभा में ट्रायल लीजिए, विधानसभा के अध्यक्ष के सामने पेश होइए, और वहां अपनी जो बात होगी वो उसको रखिए। अच्छा, अब मैं चलता हूं उस तरफ जो नए बाइपोल लोकसभा इलेक्शन हुए हैं, 3 सीटों का
आज ही के अखबारों में उसका रिजल्ट आया है, जिसमें आजमगढ़ और रामपुर की नहीं नहीं, सीटें। थोड़ा सा मैं आपको इंटरप्ट करता हूँ, हाँ इसमें हाँ, थोड़ा और डिटेल हमको समझ लेने की जी जरूरत है ये महाराष्ट्र के क्राइसिस में। जी जी जी, बताइए बताइए। देखो अभी एकनाथ जी के सामने एक 10 पर्याय है, मैं मजाक में ही बोलता हूँ, 10 पर्याय बचे हुए। एक हम्म तो सेना में रहना, फिर से हम्म, वापस जाके सेना में रह जाना, शिवसेना में। दूसरा है भाजपा में चले जाना, पर्याय इतने ही है। हाँ हाँ, तीसरा है इस्तीफा दे के घर जाना। चौथा है प्रहार नाम की एक पार्टी है जो उनके साथ में वो गया हुआ है, जिसके 2 एमएलए उसके पार्टी में शामिल हो जाना। चौथा है अब्दुल सत्तार नाम के एक आदमी जो हिंदू हृदय सम्राट बन के मंत्री बनाया था, इन्होंने क्या नाम है अपना उद्धव जी ने, कि हम्म विशेष प्रिविलेज देने के इसमें जो हिंदू हृदय सम्राट बने हुए थे अभी तक, उनके साथ में एक पार्टी में जाना, मुस्लिम लीग वाली जो पार्टी बनेगी उसमें जाना। और उसके बाद में है कि नारंगी कच्छा पहन लेना। भाई तब तो फिर सारा कमल छाप साबुन से साफ हो जाएगा, सारे हम्म पाप साफ हो जाते हैं। इसके बाद की बात है कि आरपीआई जो है आठवले साहब की, वहां जाके कवि वाला ये करना, कवि सम्मेलन आयोजित करना। या तो फिर लाउड स्पीकर वाली जो मनसे है हमारे यहाँ, उस लाउड स्पीकर के साथ में जाके चिल्लाते रहना। या तो हमारे यहाँ एक नेता है सदाबहू खोत, जिन्होंने होटल वाले का बिल नहीं भरा था, उसके पास जाना और बोलना कि भाई गुजरात के और वहां के बिल भर दे हमारे। उसके लिए पीछे वैसे ही होटल वाला दौड़ रहा है, 60-70 हजार रुपए दिए नहीं उसके, उसके साथ जाना, ये इनके साथ में। या फिर शिव सैनिकों की हर वक्त जिंदगी भर अपमान और प्रताड़ित होते रहना शिव सैनिकों से, इतने ही पर्याय बचे उनके सामने। इससे ज्यादा मेरे ख्याल से 11वां पर्याय मुझे दिखाई नहीं देता। अच्छा, और काकड़े ये जी, काकड़े जी, काकड़े जी, ये जो आप पर्याय बता रहे हैं, इसमें से ज्यादातर वो हैं जो बहुत ही शराफत वाले रास्ते आप बता रहे हैं, और शराफत नजर नहीं आ रही। तो आप ऐसी उम्मीद क्यों कर रहे हैं कि बिल्कुल सीधे सीधे सिंपल, बस जो जो सड़कें हैं उसी पर चलना, किसी दूसरे चोर रास्ते से कहीं नहीं जाना? नहीं आप, हाँ, वो चोर आप रास्ते, वो वाले रास्ते क्यों नहीं बता रहे? मैं बता रहा हूं ना कि 3,000 करोड़ की डील फाइनल करना। हाँ इनका एक कन्नड़ का विधायक है उदय सिंह राजपूत, वो बोलता है कि 50 करोड़ रुपए मुझे ऑफर हुए हैं उनके साथ में जाने के लिए। तो ये 3,000 करोड़ की डील टोटल कई पेपरों में छपा है हमारे यहाँ की 3,000 करोड़ की डील है, ये सरकार को रिशफल करने वाली। भाजपा बोलती है कि ऐसी भूमिका हमारे लिए, ऐसा कुछ बोलना या ऐसा कुछ करना हम नहीं करते ये सब चीजें, हम्म बिल्कुल हम दूध के दूल्हे हैं। वो तो जो मुख्यमंत्री है आसाम के, वो बोला कि मुझे तो पता ही नहीं है कहाँ है महाराष्ट्र के बागी, कहाँ है ये उनको पता नहीं है। उनको बाढ़ पता नहीं है, महाराष्ट्र के बागी पता नहीं है, उनके यहाँ जो तृणमूल कांग्रेस का जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो पता नहीं है। उनको पता क्या है, नारंगी पट्टी बांध के बैठे हो भैया, क्या अच्छा करके अच्छा, बैठे हो। कई लोगों के खिलाफ ईडी के भी नोटिस गए हुए हैं, तो सुना वो बता ही हाँ रहा था, आगे हाँ यही है हाँ कि हमारे यहाँ के जो शिवसेना के विधायक है उसमें 17 से 20 लोगों पर ईडी की जांच चल रही है। उसमें से कुछ नाम गिना सकता हूँ। प्रताप सरनाईक 175 करोड़ का जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, उसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है। यामिनी जाधव नाम की एक है, उनके ऊपर ईडी की रेड पड़ी है, उनकी सारी प्रॉपर्टी जब्त है। भावना गवली गवली नाम की एक हमारे यहाँ सांसद है, उसके एनजीओ के खिलाफ, और उसका एक सईद खान नाम का उनका मैनेजर वो गिरफ्तार है। एकनाथ शिंदे जी का जो सेक्रेटरी वो फरार है, जोशी हम्म जी करके है, वो फरार है। और वो जोशी जी फरार होने के कारण एकनाथ शिंदे ये उनमें हड़कंप मचा हुआ है। और वो जोशी जी होंगे तो आरएसएस से बहुत नजदीक होंगे, नारंगी शक्ति से नजदीक होंगे। आपको पता होगा छगन भुजबल जब अंदर गए थे तो उनके भी एक सेक्रेटरी ने सारे जितने लूप होल्स थे वो जाके इनके पास में सरेंडर किए थे। अब ये डर रहे कि वो अगर जोशी ने वहां लूप होल्स दे दिए होंगे तो फिर मेरा क्या होगा, क्योंकि हमारे एकनाथ शिंदे जी जो है वो ऑटो चालक थे, ऑटो चलाते थे। हम्म ऑटो चलाते चलाते वो आनंद दिघे जी जो महान हमारे यहाँ के नेता थे, बड़े बहुत बड़े नेता थे, जो समाज के भले के लिए जीवन समर्पित किया। 50 साल 60 साल तक, यानी 50-55 साल तक जितनी उम्र रही उनकी, जब तक अविवाहित रहे और वो अपने ठाणे जिले को अपना परिवार समझते थे। उनके वो ड्राइवर रहे, ड्राइवर रहने के बाद कॉर्पोरेटर बन गए, विधायक बन गए, पक्ष नेता भी बन गए शिवसेना के, और मंत्री भी बन गए। और इन्होंने इतनी बड़ी फूट की है, जबकि पहले दिन जाके रोए थे वो वहां उद्धव जी के पास में, और उद्धव जी की पत्नी के पास में ये रोए थे कि मेरे निष्ठा पर क्यों शक किया जा रहा है।
तो विधान परिषद के इसमें मैनेजमेंट का ठेका इनको दिया था, और ये मैनेजमेंट के ठेके में इन्होंने क्या किया, कैसे कैसे किए जाते हरकतें देखो कि इन्होंने वो विधानसभा के दोनों सीटें जीत गई शिवसेना विधान परिषद की, तो उन्होंने एक पार्टी कॉल कर दिया। पार्टी कहाँ हुई? उपवन गार्डन में, ठाणे में। अब आप बताइए कि जो मैनेज कर रहा था उसने अगर बुलाया तो एमएलए तो जाएंगे ही कि हम सेलिब्रेट हो गए, जीत गए भाई, तो वो सब एमएलए वहां चले गए। मेयर बंगले में वो पार्टी थी, ठाणे के उपवन नाम के जो गार्डन है उसके मेयर बंगले में पार्टी थी। वहां सारे 45 से आसपास एमएलए, 45-50 एमएलए पहुंच गए और उनकी सिक्योरिटी बाहर रखी गई। और एकनाथ शिंदे जी ने दूसरे रास्ते से गुजरात की बसों में भर के सारे एमएलए का अपहरण कर लिया। ऐसा मैं नहीं, वहां के रिपोर्टर कहते, वो एमएलए कहते। एक एमएलए है हमारे यहाँ के नितिन देशमुख, उनका वीडियो वायरल हो रहा है कि मुझे किडनैप किया गया है। आप सारे एमएलए के चेहरा और सूरत देख लो, समझ में आ जाएगा कि किसी के पास में उनके कपड़े नहीं है, कच्चे बनियान तक उनको सूरत के एक व्यापारी ने दिलाए। और वो व्यापारी कौन है? व्यापारी का किसके साथ में था? तो सीआर पाटिल नाम के एक सांसद है जो अमित शाह जी के बहुत क्लोज है, मेरे ख्याल से वो भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष भी है। और उन्होंने सारी व्यवस्था की है, चार्टर प्लेन की व्यवस्था होगी, इंदौर उड़ने की व्यवस्था होगी, गुवाहाटी उड़ने की व्यवस्था होगी, बड़ोदरा जाने की व्यवस्था होगी, सारी व्यवस्था उन्होंने की है। फिर भी बीजेपी को कुछ पता नहीं, बीजेपी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो मुझे लगता है इसमें शाहबाज शरीफ ने पैसे लगाए हैं। मैं ये जो बोल रहा हूँ कि जो बाइडेन के पैसे लगे उनको रिशफल करवाना है महाराष्ट्र की सरकार। जो बाइडेन चाहते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार रिशफल हो जाए या शाहबाज शरीफ चाहते हैं, तो इसकी मैं सीबीआई जांच की मांग करता हूं कि ये शाहबाज शरीफ हमारे इसमें कैसे हस्तक्षेप कर रहे हैं और जो बाइडेन हमारे यहाँ पैसे कैसे बांट रहा है, ये हमारी डेमोक्रेसी को कैसे खरीद रहा है, ये मैं डिमांड करता हूँ। आदरणीय तो मोदी जी जांच करवाइए। ये आपने बहुत ही नई बात कह दी कि जो बाइडन और हालांकि इंटरनेशनल अफेयर्स में मैं बहुत सी चीजें समझने की कोशिश करता हूं और मुझे आपकी बात पे किसी हद तक यकीन भी आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से इंटरनेशनल प्लेयर्स यानी मुख्तलिफ मुल्कों की जो हुकूमतें हैं वो कहाँ कहाँ क्या क्या उनके इंटरेस्ट हैं, वो उसके हिसाब से बहुत कुछ करती हैं। अभी ऐसे हालात नहीं हुए कि भारत ऐसा मुल्क हो जैसे इराक में जाकर के उन्होंने फौज भेज दी, लेकिन दूसरे तरीके बहुत हैं। और मुंबई हमारा इकोनॉमिकल कैपिटल है। तो हमारी चारों बड़े शहर जो है वहां भाजपा की सत्ता नहीं है, तो भाजपा तो नियंत्रण नहीं रख सकती उन बड़े शहरों पर। इकोनॉमिकल राजधानी के ऊपर अमेरिका या पाकिस्तान सत्ता करना चाहता है और वो सत्ता करने के लिए वो 3,500 करोड़ रुपए उसमें खर्चा कर रहा है। सत्ता करने के लिए वो एमएलए को किडनैप कर रहा है। सत्ता करने के लिए सारा कॉन्स्पिरेसी जो ड्रामा है वो जो बाइडेन का रचा हुआ है। इसमें जांच होनी चाहिए सर, बिना जांच के हम कैसे इसको मैंने नहीं करेंगे। मैं इसमें और एक बात बढ़ाना चाहूंगा कि हमारी एजेंसियों को अमेरिकन एम्बेसी की गाड़ियां कहां कहां घूम रही हैं बंबई के अंदर, उन पर भी नजर रखनी चाहिए, कॉन्सुलेट की, क्योंकि मेरा तो अपना यकीन है कि अमेरिकन एम्बेसी में जो सैकड़ों नंबर तक गाड़ियां होती हैं, 100, 150, 200, 250 तक, इतने नॉर्मल डिप्लोमेट्स तो नहीं हो सकते। उसके अलावा बहुत कुछ होता है। बहरहाल ये जांच का विषय है, हमारी एजेंसियों को होनी चाहिए, ये भी जांच होनी चाहिए कि नारायण राणे जी के ऊपर ईडी की जांच चल रही थी, उनको क्लीन चिट कैसे मिल गई? ये कौन है? कृपा शंकर सिंह जी पर हो रही थी, उसको कैसे मिल गई? उसके बाद में भावना ज्योति का ऐसा कैसे शांति मत परिवर्तन और मन परिवर्तन हो गया? ये इसकी जांच होनी चाहिए। ये अगर जांच नहीं होती है ना तो कुछ नहीं होगा। और ये वर्ल्ड एजेंसी नहीं कर सकती ईमानदारी से जांच, क्योंकि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे लॉ मिनिस्टर, हमारे सारे मंत्री बोलते हैं कि फॉरेन की एजेंसियां असंवैधानिक काम करती है, इनको भारत का समाज और संविधान समझ में नहीं आता। तो हमको सीबीआई जांच मांगता हूँ सर, मैं सीबीआई जांच मांगता हूँ कि ये सारे इसमें अमेरिका का कितना पैसा इन्वॉल्व हुआ है, शाहबाज शरीफ का कितना पैसा और कितने लोग इन्वॉल्व हुए, उसकी जांच होनी चाहिए और सबको पकड़ा जाना चाहिए। ये बहुत ही अहम बात की है और मैं समझता हूं आप पहले इंसान हैं जिसने ये मांग की है कि इसमें इंटरनेशनल एंगल क्या है, उसकी जांच होनी चाहिए। अच्छा, अब मैं इसमें और आगे जाता हूं। ऐसे वक्त में जबकि किसान, जवान और मुसलमान
और कुछ लोग तो कहते हैं जहां जहां ना होता है वो सारे ही नाराज हैं बीजेपी से। ऐसी हालत में भी यूपी में समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाले आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा सीटें बीजेपी जीत जाती है। और आम आदमी पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने जो भगवंत मान उन्होंने सीट खाली की थी संगरूर, वहां की लोकसभा सीट भी बीजेपी को चली जाती है। तो आखिर कौन सा ऐसा फॉर्मूला है इनके पास जिसमें पूरी हर तरफ से नफरतें होने के बावजूद वो इलेक्शन जीतते हैं? हमें अभी फरवरी में होने वाले इलेक्शंस को भी याद रखना चाहिए कि खास तौर पे यूपी में गांवों के बाहर बोर्ड लिख करके लगा दिए गए थे कि यहां बीजेपी के किसी लीडर का आना मना है। ऐसी हालत में भी वो बहुत ही मजबूती से जीत के आए। आखिर कौन सा फॉर्मूला बीजेपी के पास के कुछ भी हो, पब्लिक में कितनी भी नाराजगी हो, फिर भी वो इलेक्शन जीतते हैं? देखो, रामपुर में तो हिंदू मुसलमान हो गया इलेक्शन, क्योंकि सपा का कैंडिडेट मुसलमान था, बीजेपी का कैंडिडेट हिंदू था। वो हिंदू मुसलमान क्लियर हो गया उसमें। आजम खान की छवि हिंदू मुसलमान वाली नहीं है, वो सबके साथ में काम करने के आदी है, मगर जो कैंडिडेट खड़ा किया था उसकी छवि वैसी नहीं बनी, तो बीजेपी ने वहां जो कैश करना था वो कर दिया। दूसरी बात, निरूहा को वहां की छोटी छोटी जो जातियां थी वो सर माथे पर ले रही थी। यादव वर्सेस छोटी जातियां, अन्य जातियां, जो समीकरण यूपी इलेक्शन में भी बने थे वही समीकरण वहां कायम रहे, और उसी समीकरण के अंतर्गत ये बीजेपी की वहां जीत हुई। बीजेपी कंटिन्यू वहां, जो अभी राजभर जी है, ओम प्रकाश राजभर जी, उन्होंने दिया कि हमारे लोग करीबन 300 350 बूथों पर उनके पार्टी के लोग काम कर रहे थे सपा को जिताने के लिए, मगर उनके नेता अखिलेश यादव जी जो थे, जो उनके गठबंधन के नेता है, वो निकले नहीं, उन्होंने बात किया नहीं, सपा का कार्यकर्ता नहीं, सपा का संगठन नहीं। तो ये जो संगठन नहीं है, मैं कई बार आपको बोल चुका हूं कि संगठन विहीन पार्टियां बीजेपी का सामना नहीं कर सकती। जहां जहां संगठन नहीं होगा, नहीं होगा। रही संगरूर की बात, तो संगरूर में 2 बार मान को जिताया था, मान सीएम बन गए। अब ये गुरदास मान भी वही है। आप कम्युनिटी, खाप और जातियों का समीकरण आप समझ सकते हो, और सिमरनजीत सिंह मान जी को सम्मान है वहां, पूरा पूरा वो संगरूर क्षेत्र में उनका सम्मान है। तो वो सम्मान के तहत ने बहुत बड़ी लहर नहीं, मगर एक अच्छे टील के साथ में जीत गए। आपने देखा होगा कि जो यहाँ की सीट है करोल बाग की, सॉरी राजेंद्र नगर की जो सीट है अपने दिल्ली की, वो आपके झोली में आ गई। ऐसा नहीं है कि जो संपर्क में रहता है वो हार जाता है, और ये बार बार जो कहा जाता है कि इसके वजह से हार रहे, उसके वजह से नहीं, अपनी करतूतों की वजह से हार रहे। आप देख लीजिए, जगनमोहन के एरिया की सीट जगनमोहन ही जीते। ऐसा नहीं है, हमारे मन में जो शंकाएं आती है उसको शंका, जैसे कोई भी पार्टी है, ये विरोधी पार्टी है, चिंतन करती है, चिंता करती है, मुझे नहीं समझ में आता है। चिंतन करती है तो तब्दीली आनी चाहिए, और चिंता करती है तो फिर डूब मरना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात कही आपने। और फिर बात वहीं आ जाती है कि डेमोक्रेसी को कमजोर करने में ये अपोजिशन पार्टियों का भी हाथ है, ये नतीजा निकाला जा सकता है। क्या आप मेरी बात से सहमत? देखिए अभी आपको बताता हूँ कि 36,000 करोड़ का एक घोटाला हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना में। कोई सवाल नहीं है, ये विरोधी पार्टियों का काम है कि नहीं है कि वो बह के ले जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के तरफ, वो बह के ले जा रहे हैं महाराष्ट्र के रिशफल की तरफ, वो बह के ले जा रहे हैं हिजाब के तरफ, तेजाब के तरफ, कहीं भी बह के ले जा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश ये जो विरोधी पार्टियां है उनके बिछाए हुए शतरंज पर खेल रही है। भाई, प्रधानमंत्री आवास में हर जगह हजारों करोड़ का घोटाला हुआ। डायरेक्ट बेनिफिट में कंपनियां खा गई, डायरेक्ट बेनिफिट हजारों करोड़ रुपए। आपको पता है कि प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया। हम 2 जन हैं यहाँ बैठे हुए, 80 करोड़ का मतलब होता है आधे लोग। आपको मिला मुफ्त अनाज या मुझे तो नहीं मिला? नहीं, मुझे भी नहीं मिला। नहीं, बिल्कुल नहीं मिला। हम कल करीबन एक रूम में डिस्कशन करते हुए 40-50 लोग बैठे थे, मतलब कितने लोगों को मिला है अनाज? एक ने भी हाथ खड़ा नहीं किया। तो ये 80 करोड़ जो लोगों को ये दिया है, मुफ्त अनाज दिया है, ये कितना बड़ा कॉन्स्पिरेसी है, इसमें कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर पहला भ्रष्टाचार पकड़ा गया और किशोर वाधवान और ये इनके सारे के सारे दीवान फाइनेंस के लोग पकड़े गए, एक कंपनी अगर इतना भ्रष्टाचार करती है तो हजारों कंपनियां ये काम कर रही है प्रधानमंत्री आवास का। कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, कितना बड़ा भ्रष्टाचार है ये प्रधानमंत्री अन्न सुरक्षा योजना में, और किस तरीके से वो कर रहे। तो सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूं आपको
कि पहले व्यक्ति करप्ट होता था, नेता करप्ट होता था, अफसर करप्ट होता था, आज इंस्टीट्यूशन करप्ट हो गई है। पकड़ने वाली इंस्टीट्यूशन और डिस्ट्रीब्यूट करने वाली इंस्टीट्यूशन, शासन करने वाली इंस्टीट्यूशन और प्रशासन करने वाली इंस्टीट्यूशन, ये मोदी साहब की उपलब्धि है कि इन्होंने इंस्टीट्यूशन को करप्ट कर दिया, अब व्यक्ति करप्ट नहीं है। इसीलिए वो शायद कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी पे हमें फख्र है, बहुत अच्छी डेमोक्रेसी चल रही है। लेकिन बहरहाल जो चीजें आपने बताई, प्रधानमंत्री आवास योजना और गरीबों को मुफ्त अनाज वाले, उसका क्या कुछ हुआ, ये वाकई बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। इसमें देश को संजीदगी से सोचना चाहिए और अपोजिशन पार्टियों का जो रोल है वो जरूर। इन्होंने सबको ठगा है, इन्होंने सबको ठगा है। ऐसा कोई सगा नहीं जिनको कच्चीधारियों ने ठगा नहीं। कश्मीरी पंडित को ठगा, ओबीसी को ठगा, एससी को ठगा, एसटी को ठगा, व्यापारियों को भी ठग लिया। क्या बचा है व्यापारियों के पास में? व्यापार करने लायक कुछ बचा है? 35,000 व्यापारी आत्महत्या कर चुके हैं। व्यापारी उखड़ रहे हैं हमारे देश से। मैं कल एक व्यापारी से बात किया, वो बोला भैया असुरक्षित लग रहा है हमको। मैं बोला क्यों लग रहा है? तो बोले हम कोई भी उद्योग लगाए, अगर इस तरीके से कोई एक्सटॉर्शन करे हमारा, बोले यहाँ तो पार्लियामेंट का और विधानसभा का एक्सटॉर्शन हो रहा है। सांसदों को और विधायकों को डराया जा रहा है ईडी के माध्यम से और उनको अपने पक्ष में लिया जा रहा है। तो इससे ज्यादा गुंडागर्दी और गिरोहबाजी क्या हो सकती है? दाऊद भी तो यही करता थे, अरुण गवली तो भी यही करते थे। क्या करते? गिरोहबाज क्या करते? यही तो काम करते हैं ना, कि डरा के, धमका के, डर दिखा के, उसके बीबी बच्चों के ऊपर प्रेशर डाल के, उसके ऊपर प्रेशर डाल के अपने को जैसा चाहिए वैसा करवाने का काम अगर कोई करता होगा तो इसको गुंडागर्दी नहीं कहोगे क्या? गैंग वॉर नहीं कहोगे क्या? गैंगबाजी नहीं करोगे क्या? होगे क्या? क्या नहीं कहोगे? तो इसमें पूरा देश ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़ा है। कब विस्फोट हो जाएगा और कब देश बिखर जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। बैंकें बिखर रही है, उद्योग बिखर रहे हैं, धंधे बिखर रहे हैं, समाज बिखर रहा है। ऐसे इसमें लाइट माइंडेड लोगों को इकट्ठा आके इसको बचाने की जरूरत है, इसके मूल पर आघात करने की जरूरत है। विरोधी पार्टी अभी जो है वर्तमान में जिस शेप में है, उस शेप में वो पार्टियां इसका विरोध नहीं कर सकती। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब इसमें कुछ भी ऐड नहीं करूंगा क्योंकि आपने बहुत अच्छे से कंक्लूड किया है मुल्क के हालात को। बहुत बहुत शुक्रिया। आप दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा कि जिस बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और बहुत ही बामकसद होती है, सबूतों के साथ होती है। काकड़े जी, हम आपके शुक्रगुजार हैं, आप हमें वक्त दे देते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।